हेलो दोस्तों, मैं समीर आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है वह लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में सभी विद्यालयों से, सभी डीईओ से बिहार में जो है शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की जितनी भी वैकेंट सीट है उसे मांगा गया है शिक्षा निदेशक के द्वारा। तो जल्द ही हमें बिहार में लाइब्रेरियन की भी बहाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली हुए लगभग 16 साल हो चुके हैं। पिछला जो वैकेंसी था वह 2008 ईस्वी में ही शुरू हुआ था और किन्हीं किन्हीं कारणों से बीच में ये जो बहाली है अटक पड़ी थी। अब हो सकता है कि 2025 में आपको फरवरी के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यह जो क्लास है वह केवीएस, एनडीएस, ईएमआरएस, बीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, राजस्थान लाइब्रेरियन और किसी भी स्टेट के वैसे एग्जाम जिसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछी जाती है उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबसे से अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अथवा आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस सर्च करके आप उससे जुड़ सकते हैं। और आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अथवा आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित रिलेटेड इंफॉर्मेशन एवं नई वैकेंसीज की जानकारी वहां पे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो और मैं जो है पूरा सिलेबस आप सभी को करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, परंतु अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने इच्छा अनुसार हमें कुछ सहायता राशि प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी जो कि xtylo.samir.tera@gmail@ybl है, इसके माध्यम से, इस यूपीआई आईडी के माध्यम से, अथवा आप इस स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके जो भी सहायता राशि देंगे उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम लोग जीरो टू हीरो बैच में लेकर आया था, आप सभी को पता है, और उसमें पिछला 8 क्लास हो चुका है, यह इसी में 9वां क्लास है, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। धीरे धीरे इसमें हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन, उसके बाद लाइब्रेरी कम्युनिकेशन तथा जितने भी यूनिट्स हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो सभी यूनिट्स को हम एक एक करके गहन अध्ययन करेंगे। उसको पूरा सिलेबस यहाँ पे आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करें। और इसी कड़ी में यह हम लोगों का 9वां क्लास होगा और 9th क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूजर्स, जिसमें कि हम लोग यूजर स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर क्या होती है, यूजर एजुकेशन क्या होता है और यूजर इनिशिएशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये वही चीज़ है जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि मैंने पिछले क्लास में जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट पढ़ा दिया है, यूज ऑफ लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, रिसोर्स शेयरिंग एंड कंसोर्टियम, जिसमें कि हमने OCLC, RLG, जानेट, इनफिलिबनेट, क्लिबनेट, एडीनेट, माइलिबनेट और मेलिबनेट, इन सभी टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ा है अच्छा से। ऑल प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जितने भी एसोसिएशंस जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होते हैं, जैसे कि एफजीला हो गया, JOCLAI हो गया, इफ्ला हो गया, यूनिमार्क हो गया, UBC, यूनेस्को, यूनिसिस्ट, RRLF, IAS, LIC, ALA, LA, लीजा, एसलिप, SLA, UGC, FID, इन सभी का हम लोगों ने क्रमबद्ध अध्ययन किया है। पिछले क्लास में, जो कि मेरा 8वां क्लास था, 8th क्लास था यूनिट 1 का, तो उसमें हम लोगों ने 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्वेल्थाउ मॉडल, प्लस मॉडल, 8W इंफॉर्मेशन मॉडल, बिग 6 मॉडल, स्कोनुल
और जितने भी मॉडल थे सभी मॉडल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, किस मॉडल का क्या कार्य है, कब उसका उद्भव हुआ और किनके द्वारा इस मॉडल को लाया गया, इन सभी का हम लोगों ने गहनपूर्ण अध्ययन अभी तक हम लोगों ने कर चुका है। ये जो क्लास है 9th क्लास है और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ यूजर्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ यूजर्स में हम लोग पढ़ेंगे यूजर एजुकेशन के बारे में, यूजर स्टडीज के बारे में, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, यूजर एजुकेशन और इनिशिएशन के बारे में। इतने टर्म्स को हम लोग इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है पब्लिक लाइब्रेरी एंड एक्सटेंशन सर्विस, ओरिएंटल लाइब्रेरीज, ये दो टॉपिक्स आपको यूनिट 1 में बचेगा, ठीक है। और इन सभी क्लासेस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब चैनल में ताकि आपको मेरी वीडियोज को ढूंढने में आसानी हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से, दो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें सब्जेक्टिव क्लास मैंने जितने भी कराए हैं, अभी तक 8 क्लास करा चुका हूं और 9th क्लास ये इस कड़ी में है यूनिट 1 का। और एक सीरीज चलता है जिसमें मैंने यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेता हूं, जिसमें मैं MCQ क्वेश्चंस कराता हूं प्रत्येक यूनिट वाइज से। और लगभग एक क्लास मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा का होता तो 1.5 घंटा का है, परंतु उसका जो कंटेंट होता है लगभग लगभग 4 आवर्स के बराबर होता है। उसमें जो प्रश्न होते हैं कम से कम एक सेट में 100 प्रश्न लगभग होते हैं और 100 प्रश्न के जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस, उनको भी मैं कराता हूं, जिससे कि आप सभी का ये 100 प्रश्न जो है वह 400 प्रश्न में बदल जाता है। तो आपको धैर्य रखना होगा मेरे क्लास को देखने के लिए। आप सोचेंगे कि 10 मिनट या 20 मिनट देखकर मेरे क्लास को खत्म कर ले और लाइब्रेरी साइंस को समझ ले, तो ये मुमकिन नहीं है। और ऐसा जो पढ़ा रहे हैं या कर रहे हैं वो समझिए कि आपको डीपली नॉलेज उससे आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमारे क्लास से ज्वाइन कीजिए। और आज हम लोग टाइप्स ऑफ यूजर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। और जैसा कि हम लोगों का आज टॉपिक्स है उपयोगिता के प्रकार, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ यूजर कहते हैं, उपयोगिता अध्ययन, यूजर स्टडीज, सूचना खोज व्यवहार और उपयोगिता शिक्षा एवं दीक्षा, यूजर एजुकेशन एंड इनिशिएशन। ये सभी टर्म जो हैं डायरेक्ट इनसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इन सभी टर्म से आपको डीपली प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आपका सर चकरा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये चीजें जितनी भी टर्म है, या तो यूजर स्टडीज हो या इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर हो या यूजर एजुकेशन हो, यूजर इनिशिएशन हो, ये सभी चीजें आपको समझने की चीजें हैं। ये चीजें जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक इससे संबंधित प्रश्न करने में आपको कठिनाई होगी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे इफला के बारे में पूछा जा रहा है कि इफला का उद्भव कब हुआ, इफला किसने दिया, इफला के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो वो वे सब ऐसी चीजें हैं जिसको आप याद करके पढ़कर एक दो बार उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स है उसको आपको समझने वाली चीजें हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपयोगिता शिक्षण के बारे में। उपयोगिता शिक्षण जो है यूजर एजुकेशन, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और यूजर एजुकेशन में अपनी भाषा में बताऊं तो यूजर को वैसे शिक्षण की आवश्यकता होती है कि उन्हें कम से कम इतना पता हो कि जो वो चीज अपने इंफॉर्मेशन को खोज रहे हैं और कहाँ से मिलेगी और वो किस माध्यम से उनको प्राप्त होगी। तो उतना जो शिक्षण होता है, जो एक यूजर्स को उतना शिक्षा होनी चाहिए, और उसी शिक्षा को जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसे ही हम लोग यूजर एजुकेशन करते हैं। आप यहाँ पे परिभाषा के रूप में देख सकते हैं जिसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि पुस्तकालय में संग्रहित अध्ययन सामग्री, ठीक है। पुस्तकालय में बहुत सारे जो अध्ययन सामग्री होते हैं वे होते हैं, परंतु आपके कार्य का कौन सा इंफॉर्मेशन है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो वो जब तक आपको यूजर एजुकेशन उपयोगिता शिक्षण नहीं प्राप्त कीजिएगा तब तक वो आप उससे अनभिज्ञ होइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पुस्तकालय में संग्रहित अध्ययन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का, ठीक है, उपयोगी सामग्री जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके कार्य के लायक हो एवं उसे सही उपयोग के लिए पाठकों को पुस्तकालय में व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली प्रशिक्षण को उपयोगिता शिक्षण कहा जाता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाइएगा तो कभी कभी क्या होता है कि सैटरडे संडे अथवा किसी दिन 10 मिनट का एक समय निकाला जाता है और उसमें जितने भी यूजर्स होते हैं
उसे इस चीज से परिचित कराया जाता है कि आपकी उपयोगी सामग्री कैसे मिलेगी, आप उसका उपयोग एवं चयन किस प्रकार से करेंगे। ये सभी जानकारियां एक लाइब्रेरियन द्वारा या वहाँ पे जो प्रशिक्षण देने वाले होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो यूजर एजुकेशन कहने का तात्पर्य यही है कि पुस्तकालय में बहुत सारी अध्ययन सामग्री होती है, परंतु उन अध्ययन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन करना एवं उसके सही उपयोग के लिए जो पाठकों को पुस्तकालय में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दी जाती है, उसको हम लोग यूजर एजुकेशन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपने यूजर एजुकेशन अच्छी तरह समझ लिया होगा। यहाँ पे इंग्लिश में जो वैसे विद्यार्थी जो इंग्लिश में समझते हैं, तो ये इसी का इंग्लिश रूपांतरण है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, यूजर एजुकेशन इज द ट्रेनिंग गिवन टू द रीडर्स। यूजर एजुकेशन जो है एक ट्रेनिंग दिया जाता है रीडर्स को इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से। द लाइब्रेरी फॉर द सिलेक्शन एंड करेक्ट यूज ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द स्टडी मटेरियल स्टोर इन द लाइब्रेरी। मतलब वही कहने का तात्पर्य है कि लाइब्रेरी में जितने भी मटेरियल स्टोर होते हैं उसमें से उसके यूज के लायक कौन से मटेरियल हैं, इसकी जानकारी देना तो हम लोग यूजर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म जो है यह है कि विभिन्न शिक्षाविदों यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे पुराने जो शिक्षक हैं अथवा वैज्ञानिक हुए, तो कुछ स्कॉलर हुए, तो जो विभिन्न शिक्षाविद जो प्रमुख शिक्षाविद हैं उनके द्वारा उपयोगिता शिक्षण की परिभाषा क्या दी गई। ये तो जो मैंने परिभाषा बताई ये तो जनरल परिभाषा है कि आप सभी को समझाने के लिए कि उपयोगिता शिक्षण यानी कि यूजर एजुकेशन क्या होता है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा उपयोगिता शिक्षण की परिभाषा दी गई। परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन के अनुसार उपयोगिता शिक्षण के परिभाषा लिखा हुआ रहेगा कि इसको किसने डिफाइन किया है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे गार्थवेट तथा जेम्स ने उपयोगिता शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पुस्तकालयों में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व पुस्तकालय के संभावित उपयोगकर्ता से सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर इन्हें नियमानुसार पुस्तकालय तंत्र के उपयोग का मार्ग बताए। तो गार्थवेट एंड जेम्स जो है उनके द्वारा उपयोगिता शिक्षण का जो है परिभाषा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि पुस्तकालय में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व जो होता है वह पुस्तकालय के संभावित उपयोगकर्ताओं से सहानुभूतिपूर्वक, न कि अच्छे से बिहेवियर अगर नहीं बनाकर चलिएगा तो फिर जो यूजर्स होंगे वे आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उनसे सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर इन्हें नियमानुसार पुस्तकालय तंत्र के उपयोग का मार्ग बताएं। तो उसका यूजर एजुकेशन का इन्होंने ये जो है डिफिनेशन दिया है, तो इस डिफिनेशन को भी याद रखेंगे। उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर एक बार बता देता हूँ। Grathwaite and James defined user learning as libraries should employ intermediaries whose responsibility is to make sympathetic relations with potential users of library and guide them to use the library system as follows. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेम्स टेक्टिलियन महोदय थे, उनके द्वारा यूजर एजुकेशन की क्या परिभाषा दी गई। तो जो जेम्स टेक्टिलियन थे उनके अनुसार कहा गया है कि उपयोगकर्ता शिक्षण में ऐसे किसी भी प्रयत्न और कार्यक्रम को सम्मिलित मानना चाहिए जिनका उद्देश्य विद्यमान एवं संभावित उपयोगकर्ता को सूचना की आवश्यकताओं को पहचानने एवं निरूपण करने तथा सूचना सामग्रियों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग तथा मूल्यांकन करने में मार्गदर्शन एवं निर्देश देना होता है। तो ये जो है जेम्स टेक्टिलियन द्वारा जो है यूजर एजुकेशन का ही यूजर एजुकेशन जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उपयोगिता अध्ययन, तो यूजर एजुकेशन का ही इन्होंने परिभाषा दिया है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि गार्थवेट एंड जेम्स के अनुसार क्या कहा गया है। उनका कहना था कि पुस्तकालय में ऐसे मध्यस्थ होने चाहिए जो कि सहानुभूतिपूर्ण यूजर के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर और नियमानुसार मतलब नियम के अनुसार पुस्तकालय तंत्र का उपयोग का मार्ग बताएं
और इसमें जेम्स टेक्टेलियन महोदय ने कहा है कि ऐसे किसी भी पर्यटन और कार्यक्रम को सम्मिलित मानना चाहिए, ठीक है, जिनका उद्देश्य जो उपयोगकर्ता को सूचना प्रभाव देना हो। तो ऐसा जेम्स टेक्टिलियन महोदय के द्वारा कहा गया है। उसी का इंग्लिश रूपांतरण ये है, जो अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र होंगे वे इसे पढ़ेंगे, इसे देख लेंगे। अगला हम लोग म्यूज के अनुसार पढ़ेंगे कि म्यूज के अनुसार जो है यूजर एजुकेशन की क्या परिभाषा दी गई। तो म्यूज के अनुसार कहा गया है कि पुस्तकालय के अच्छे उपयोग के लिए पाठक को सहायता देने में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे उपयोगकर्ता शिक्षण कहते हैं। म्यूज ने कहा था कि पुस्तकालय के अच्छे उपयोग के लिए पाठक को जो सहायता देने में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे उपयोगकर्ता शिक्षण कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू म्यूज, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन assisting the reader for the good use of the library, it's called user learning। अगला हम लोग देखेंगे कि यूजर एजुकेशन की आवश्यकता और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यूजर एजुकेशन की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूजर एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें जो उपयोक्ता हैं, यूजर्स हैं, उसको कुछ चीजें बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, क्योंकि जटिल वर्गीकरण और सूचीकरण का होना पहला कारण ये है। कारण ये इसलिए है क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का जो कार्य होता है वह एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कैटलॉगिंग जो बनाया जाता है इसके विभिन्न प्रकार के रूल्स होते हैं कि कैटलॉग कैसे बनाया जाए। इस प्रकार से कैटलॉग बनाया जाता है। और जब आप लोग ASCR2 से कैटलॉग बनाना सीख रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस प्रकार के कार्डबोर्ड पे यहाँ पे पिजन होल होता है और 2 इंडेक्शन लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद टाइटल कहाँ लिखा जाता है, पब्लिकेशन कहाँ लिखा जाता है। तो आपने इसका अध्ययन किया है तो आपको कैटलॉगिंग बनाना आता होगा। तो लेकिन जो यूजर्स होते हैं वे तो वहाँ पे अपने पाठ्य सामग्री को खोजने जाते हैं, तो वो वर्गीकरण और सूचीकरण को थोड़ा समझने में उन्हें तकलीफ होती है। तो जो जटिल वर्गीकरण और सूचीकरण होता है उसके कारण ही हमें यूजर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें बताना पड़ता है कि इसका उपयोग हम लोग एक यूजर किस प्रकार से कर सकता है। देखिए, दूसरा कारण क्या है, शिक्षण विधि में परिवर्तन होना, चेंजेज इन टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में बताइए किस तरह से परिवर्तन हुआ। आज कोविड से पहले, कोविड-19 जो आया उससे पहले जो भी क्लासेस होती थी अथवा कोचिंग होती थी वो सभी ऑफलाइन चलती थी। वहाँ पे बच्चे जाते थे और वहाँ से अध्ययन करते थे। परंतु अब जो डिजिटल जमाना है तो उसके अनुसार लाइब्रेरी में भी परिवर्तन आया है। लाइब्रेरी में भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जिसमें RFID टेक्नोलॉजी है और बार कोड का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। और जो कंप्यूटर्स होते हैं, अब कंप्यूटर्स में डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जितनी भी अध्ययन सामग्री होती है उसे इसमें स्टोर कर दिया जाता है और बच्चे और यूजर्स जो होते हैं उसको या तो यूजर आईडी और एक पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाता है जिसके माध्यम से वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं। अथवा कहीं कभी कभी फ्री एक्सेस भी होता है किसी किसी लाइब्रेरी में, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसा देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो पुराने यूजर्स होंगे जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज कम होगी तो उन्हें तो इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उन्हें इसकी शिक्षा देनी होगी। तो इसलिए यूजर एजुकेशन भी शिक्षा विधि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजियों का प्रयोग हो रहा है, तो उससे परिचित कराने का भी कार्य किया जाता है जो कि यूजर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और शिक्षण विधि में परिवर्तन होने के कारण हम लोग यूजर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सीमित वित्त, ठीक है। वित्त की कमी होती है, तो वित्त का मतलब हो गया फाइनेंशियल, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय हैं जहाँ पे फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, उन्हें जो है तो उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं जितनी की मिलना चाहिए। अथवा सीमित वित्त होने के कारण वहाँ पे अगर कर्मचारियों की संख्या 10 है होनी चाहिए तो कहीं कहीं कर्मचारियों की संख्या 4 ही मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि यूजर एजुकेशन के द्वारा अगर हम लोग यूजर्स को भी प्रशिक्षित कर दें तो वे अपने कार्य ऑटो सेल्फ मोड में कर सकते हैं, सेल्फ मोड में कर सकते हैं।
ठीक है। वे उन्हें जो अध्ययन सामग्री चाहिए वो अपने आप भी वहां से ले सकते हैं। तो इसके इससे क्या होता है कि यूजर एजुकेशन इसके लिए उपयोगी साबित होता है। ठीक है। थर्ड और जो चौथा कारण है वो हो गया आजीवन शिक्षा। यानी कि जो खुद से पढ़ाई करते हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं अथवा किन्हीं की उम्र, ऐसा तो नहीं है कि लाइब्रेरी में सिर्फ नवयुवक ही पढ़ने आते हैं। कुछ प्रौढ़ व्यक्ति भी होते हैं जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल अथवा 60 साल की उम्र भी होती है। तो वे तो स्व शिक्षा के लिए जाते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो उन्हें भी यूजर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर डिजिटल डिवाइड एक कारण हो सकता है। और डिजिटल डिवाइड जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि शिक्षण विधि परिवर्तन में कि नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ है कि इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे यूजर्स हो सकते हैं कि जो कि डिजिटली जो नए नए तकनीक आ रहे हैं उससे परिचित हो, अवगत हो। ठीक है, डिजिटली परिचित हो, अवगत हो। और एक हो कि जो अपरिचित हो डिजिटली, मतलब डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट है उससे संबंधित नहीं हो। अब जिनकी उम्र 60 साल होगी, वे आप भी समझ सकते हैं कि पहले के व्यक्ति जो है उन्हें कंप्यूटर थोड़ा ऑपरेट करने अथवा चलाने में तकलीफ हो सकती है। तो उन्हें यूजर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब उपयोगकर्ता शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो उसमें जितने भी चीजें मैंने अभी बताया कि यूजर एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि आजकल हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और जो जो टॉपिक्स मैंने पिछले बताया था, तो जैसे कि पाठक जो है पुस्तकालय का सही उपयोग करें, सही उपयोग कर सके, इसके लिए भी उपयोगकर्ता शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। से और इसमें कारण क्या हो सकते हैं? डिजिटल शिक्षा, जो कि अभी बताया मैंने। डिजिटल शिक्षा हम लोग उनको देते हैं। डिजिटल शिक्षा या डिजिटल डिवाइड एक कारण हो सकता है, जिसके कारण अ, जो उपयोगकर्ता शिक्षण होता है उसे देना अनिवार्य हो जाता है। वैसे ही पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें होती हैं। कुछ होती हैं मुद्रित, कहने का तात्पर्य यही है, कुछ मुद्रित होती है, कुछ अमुद्रित होती है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में होती है। तो उनका भी संकलन किया जाता है और इन सभी चीजों का जो जानकारी है वह यूजर्स को होनी चाहिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके लिए उपयोगकर्ता शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके लिए उपयोगकर्ता शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक्स है हम लोग जिसमें अध्ययन देख रहे हैं कि उपयोगकर्ता शिक्षण यानी कि यूजर स्टडीज की विधि क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो यूजर एजुकेशन देने के लिए जो हम लोग विधि का प्रयोग करते हैं, टर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें भाषण विधि हो सकता है। भाषण विधि ऐसा है कि एक ओरेटर जो होता है, वक्ता होता है। यहाँ पे वक्ता जो है एक दिन, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, किसी दिन विद्यालय में, सॉरी विद्यालय नहीं, पुस्तकालय में यूजर्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें सामूहिक रूप से प्रशिक्षण एक प्रकार का दे दिया जाए। तो वो भी यूजर एजुकेशन की एक विधि आता है जिसको हम लोग भाषण विधि कहते हैं। मतलब कि जो ये एक पारंपरिक विधि है, जैसा कि या तो बोर्ड का इसमें प्रयोग करते हैं अथवा प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्टर पे हम लोग पूरी लाइब्रेरी से, जो लाइब्रेरी को, पूरी लाइब्रेरी को उपयोगकर्ता को बताते हैं उसका कौन कौन से लाइब्रेरी के भाग होते हैं, टेक्निकल सेक्शन में क्या है, मेंटेनेंस सेक्शन में क्या है, आपको जो सामग्री चाहिए वो सामग्री, कौन सी सामग्री कहाँ पे मिलेगी, इस प्रकार का शिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। और यह भाषण विधि होता है जिसमें एक वक्ता होता है, उसमें बोर्ड पे अथवा प्रोजेक्टर के माध्यम से यूजर्स को एजुकेट करने का कार्य करता है। दूसरा मेथड है पुस्तकालय भ्रमण। पुस्तकालय भ्रमण में क्या है कि यूजर्स को पूरी पुस्तकालय का एक बार भ्रमण कराया जाए और सभी सेक्शन अथवा जो भी पुस्तकालय से संबंधित विभाग हैं, तो प्रत्येक विभाग द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं, सभी सेवाएं हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उन सभी को आप एक नोट्स के माध्यम से बनाते चलिएगा।
शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ों को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक लेक्चर के माध्यम से आप सभी को जैसे कि बता रहा हूँ, तो उन सभी को आप लोग नोट बनाते चलेंगे। तो देखिए, दूसरा जो मेथड मैंने बताया यूजर एजुकेशन देने का, वह पुस्तकालय भ्रमण हो सकता है। और इसमें मैंने यही बताया कि इसमें पाठक को पूरा पुस्तकालय का भ्रमण कराया जाता है, और इसमें क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न जो विभाग होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें भी बोला था, टेक्निकल सेक्शन होता है, मेंटेनेंस सेक्शन होता है, जहाँ पे फिर से इसमें लगभग 6 सेक्शन होते हैं, सभी विभागों से परिचित कराया जाता है। ठीक है, और श्रव्य दृश्य विधि एक होता है, जिसमें हम लोग किसी फिल्म के माध्यम से या कैसेट के माध्यम से, ठीक है, या प्रोजेक्टर पे मूवी चलाकर, अथवा ऑडियो टेप के माध्यम से, आजकल ऑडियो टेप के माध्यम से हम लोग उपयोगकर्ता को प्रशिक्षण दे सकते हैं। फोर्थ जो हो गया, मुद्रित पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं हो गया, अथवा पैम्पलेट का भी इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, पैम्पलेट का भी प्रयोग करते हैं। और जैसे कि एक पुस्तक छपवा सकते हैं लाइब्रेरी के लिए, गाइड नाम से लाइब्रेरी गाइड नाम से, और जितनी भी लाइब्रेरी के से संबंधित जानकारी होंगी, उसके विभागों की जानकारी होंगी, अथवा लाइब्रेरी का आप कैसे प्रयोग करेंगे, उसकी जानकारी जो है लाइब्रेरी गाइड के माध्यम से हम लोग यूजर्स को देने का भी कार्य कर सकते हैं। सेमिनार का आयोजन करना भी इसका एक प्रमुख विधि में आता है। और योजनाबद्ध निर्देश, ये भी या तो पुस्तक के माध्यम से, इसमें सभी चीजें आ जाएगी, अथवा कंप्यूटर के माध्यम से, अथवा प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से जो हम लोग यूजर को लाइब्रेरी से उसको परिचित कराते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, तो वह योजनाबद्ध निर्देश देकर भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा यूजर एजुकेशन, ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे यूजर स्टडीज। दोनों में थोड़ा सा का, यूजर एजुकेशन जिसको उपयोक्ता शिक्षण कहते हैं, और यूजर स्टडीज जिसे हम लोग उपयोक्ता अध्ययन कहते हैं। इन दोनों टर्म में थोड़ा सा का अंतर है, परंतु इसे समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, किस चीज के बारे में पढ़ा, यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, और इसमें मैंने जितने भी टर्म्स है उसको बताया। अब हम लोग देखते हैं उपयोक्ता अध्ययन, यानी कि यूजर स्टडीज के बारे में देखते हैं। तो यूजर स्टडीज का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो उपयोक्ता यूजर समस्त सूचनाओं का केंद्र बिंदु होता है, अतः उपयोक्ता अध्ययन पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोक्ता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ जो है वह 1930 के दशक में एल विल्सन, इस चीज को याद रखेंगे, इस परीक्षा में ये पूछी जाती है कि उपयोक्ता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ कब दिया गया। तो ये याद रखेंगे आप सभी कि 1930 ईस्वी में दिया गया था, और किन के द्वारा दिया गया था, तो एल विल्सन के द्वारा दिया गया था। उपयोक्ता अध्ययन से मिलता है, यानी कि इसमें कहा गया है कि इसमें जो केंद्र बिंदु होता है उपयोक्ता अध्ययन में, वह जो होता है यूजर होता है। अतः उपयोक्ता अध्ययन जो होता है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का जो एक पुस्तकालय जो होता है, अथवा उसके जो सूचना विज्ञान होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूजर एजुकेशन का पहला संदर्भ कब दिया गया, डिफिनेशन तो नहीं इसमें पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि यूजर एजुकेशन का पहला संदर्भ कब मिलता है। तो यह है 1930 ईस्वी में, और किसके द्वारा दिया गया, एल विल्सन के द्वारा। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे आप इस कंटेंट को देखेंगे। अब इसमें है कि आखिरकार उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जिस प्रकार से यूजर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती थी, उसी प्रकार से उपयोक्ता अध्ययन का आवश्यकता क्यों पड़ता है। अच्छा, और उपयोक्ता अध्ययन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस चीज को समझेंगे कि देखिए, उपयोक्ता अध्ययन जो होता है यूजर स्टडी, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है
कि सभी सूचनाओं को, जो भी यूजर्स के प्रयोग के लिए आवश्यक होते हैं, वैसी सभी सूचना को एक जगह संग्रहित करें। ठीक है, एक जगह एकत्रित करें, ताकि इसके आधार पर उपयोक्ता को जो है, यानी कि यूजर्स को जो है, वह सूचना उपलब्ध कराने में तथा उसके मूल्यांकन करने में, क्या करने में, सूचना उपलब्ध कराने में, ठीक है, या उसका मूल्यांकन करने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोगों को यूजर स्टडी यानी कि उपभोक्ता अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब किसी को पढ़ाना हो तो उससे पहले तो पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि सूचना, जब सभी सूचना को एकत्र करके और आप यूजर्स को जब बताने जाइएगा, तो उसका तो स्टडी करना आवश्यक होता है। इसीलिए उपयोक्ता का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अच्छा, दूसरा बात है कि आपके यहाँ जो है यूजर्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। कोई साइंस के सब्जेक्ट से है, कोई आर्ट से है, कोई आर्ट्स में भी कल्चर से संबंधित है, और कोई जो है वह साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके किस यूजर्स को किस चीज की आवश्यकता है, तभी तो आप उसे यूजर एजुकेट कर पाइएगा, यूजर एजुकेशन का प्रयोग कर पाइएगा। तो उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है और उसके क्या महत्व है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उपयोक्ता को सही सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारण है। मान लीजिए आपके पास कोई यूजर्स आता है, ठीक है, और वह है साइंस से संबंधित, उसको साइंस की नॉलेज चाहिए, और आप उसको सोशल साइंस से संबंधित चीजें बताइएगा कि यहाँ है, वो है, या अथवा उसको जानकारी प्रोवाइड कराइएगा, तो वो तो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ ना। तो आप जब तक अपने यूजर्स को नहीं जानेंगे, नो योर यूजर्स, ये किसी भी लाइब्रेरियन का मुख्य काम होता है कि नो योर यूजर्स, आप अपने यूजर को पहचानिए कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, तभी उसको आप सही सूचना प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए यूजर स्टडीज की जो आवश्यकता है, जो कि एल विल्सन ने सबसे पहले 1930 ईस्वी में दिया था, इसकी प्रमुख आवश्यकता यह है कि आप अपने उपयोक्ता को सही सूचना प्रदान कर सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो। और दूसरा ये है कि उपयोक्ता को उसके प्रलेख तक पहुंचाना, ये इसी से संबंधित है। मैंने एक बार में ही सभी चीजों को, प्रमुख चीजों को डिफाइन कर दिया है। थर्ड टर्म क्या है, उपयोक्ता का समय बचाना। ठीक है, अगर उपयोक्ता से आप परिचित होंगे और उस वो क्या चीज डिमांड आपसे करता है, उसको क्या नीड्स है, मेन कार्य क्या होता है लाइब्रेरियन का अथवा जो पुस्तकालय कर्मी का, कि जो उपयोक्ता का नीड्स होता है उसको कम से कम समय में, जैसे कि फोर्थ लॉ है एस आर रंगनाथन का, सेव द टाइम ऑफ यूजर्स। तो आप यूजर्स का अधिक से अधिक समय बचाने के लिए क्या कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा यूजर्स के बारे में अध्ययन कीजिएगा, यानी कि यूजर स्टडी कीजिएगा। तो यूजर स्टडी की आवश्यकता जो होता है वह यूजर के समय बचाने के कार्य में भी आता है। फोर्थ, यहाँ पे आप देखेंगे सूचना प्रदान करने में गुणवत्ता लाना। अगर आप अपने यूजर्स को पहचानिएगा तो, और उसे किस चीज की नीड्स है सही तरह से समझिएगा, तो आप उसको सही कम से कम समय में सही चीजें प्रोवाइड करा पाइएगा। तो उससे क्या होगा, आपका गुणवत्ता जो है वह बेहतर होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि उपयोक्ता अध्ययन में आवश्यकता क्यों होती है, उसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ा और यूजर स्टडी के बारे में पढ़ा। यूजर एजुकेशन और दोनों में अंतर थोड़ा सा है, मैं यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ। यूजर एक एजुकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो यूजर्स होते हैं उसको उस पुस्तकालय के बारे में अध्ययन कराया जाता है, यानी कि उसके बारे में परिचित कराया जाता है। और यूजर स्टडी जो है, ये जो कार्य है, यह खुद लाइब्रेरियन अथवा जो लाइब्रेरी में स्टाफ होते हैं वे करते हैं, ताकि वे अपने यूजर्स को भली भांति जान सके और उनको क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की क्या चीजें हैं, वे उसे सही समय पे कम से कम समय में प्रोवाइड कर सके। तो ये जो दोनों टर्म्स है इसमें थोड़ा सा का अंतर है और दोनों का डिफिनेशन चेंज हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप यूजर एजुकेशन और यूजर स्टडी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यूजर स्टडी यानी कि उपयोक्ता अध्ययन है, उसकी विधि क्या हो सकती है। मतलब आप के पुस्तकालय में कोई यूजर्स है, ठीक है,
यानी उपयोगकर्ता है, अथवा आप रीडर्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसे कैसे पहचानिएगा, इसको कैसे जानिएगा, इनका आप अध्ययन कैसे कीजिएगा, है? तो पहला विधि है इंटरव्यू विधि। आप तो जो भी यूजर्स आता है उसको साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि हाँ, आप उसका पहले तो डिटेल्स देखिएगा, जो आपके पुस्तकालय की पुस्तिका में होगी, जो उसका मेंबरशिप होगा अथवा उसका जो कार्ड होगा उसके माध्यम से। और दूसरा क्या है कि आप इंटरव्यू के माध्यम से भी आप अपने यूजर्स को जान सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। उससे क्या होता है कि आपको अपने यूजर्स को जानने में आसानी होती है। दूसरी है प्रश्नावली, क्वेश्चनर। अब देखिए, साक्षात्कार और क्वेश्चनर में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में यूजर्स को प्रश्न के द्वारा ही पूछा जाता है, परंतु इंटरव्यू में क्या है कि आप उससे आमने सामने, ठीक है, इस चीज को भी आप सभी अच्छे से समझेंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है, आप आमने सामने उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु क्वेश्चनर, प्रश्न जिसे हम लोग प्रश्नावली कहते हैं, ये क्या होता है कि आप एक खाका बनाए हुए हुए हैं पहले से प्रश्नों की आप एक खाका बनाए हुए होते हैं। आप अपने यूजर्स को दे देते हैं और उसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो कि उपयोगिता के अध्ययन करने की से संबंधित होती है। जैसे कि उसके यूजर्स को इंटरेस्ट के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि आप अपने बारे में बताइए, यानी यूजर्स को बताने के लिए कहा जाएगा। अथवा वन लाइनर क्वेश्चन भी उसमें कुछ होते हैं। यानी कि एक प्रश्नावली की सीरीज होती है जिसके माध्यम से यूजर्स जो होता है उसे भरकर और टिक करके आपको प्रोवाइड करता है। फिर आप उसको एक नज़र देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि आप उपयोगिता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। हाँ, और तीसरा क्या होता है, दैनिकी। दैनिकी में क्या होता है, हम लोग इसमें डायरी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अध्ययनकर्ता जो होता है वह उपयोक्ता के दैनिक क्रियाकलाप, ठीक है, जो उपयोगकर्ता है उसके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उसका अध्ययन करता है। उसमें क्या होता है, उसमें उपयोगकर्ता इसके किसी भी यूजर्स के दैनिक क्रियाकलाप क्या हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो यह दैनिकी के अंतर्गत आता है। साक्षात्कार आप लोगों ने समझ लिया कि आमने सामने बैठकर आप यूजर से उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। प्रश्नावली एक ऐसा मेथड होता है कि उसमें प्रश्नों की कुछ 10 या 15 प्रश्न अथवा 20, जो भी लाइब्रेरी है उसके अलग अलग अनुसार होते हैं। प्रश्न की सूची होती है, उसे यूजर्स को दे दिया जाता है, यूजर्स उसे भरकर आपको देता है, जिसके माध्यम से आप यूजर्स को जानने का कार्य करते हैं। दैनिकी क्या होता है, दैनिकी मतलब होता है कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से उसके जो यूजर्स लाइब्रेरी में आते हैं, कोई भी ग्राहक हो या लाइब्रेरी में जो भी पाठक हैं आते हैं, अगर डेली आपको उससे इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्शन आपको अगर डायरेक्ट डेली होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस यूजर्स को किस चीज़ की आवश्यकता है, और आप अपने उस यूजर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है स्वयं द्वारा किया प्रेक्षण, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि डेली अगर किसी यूजर से आप मिलते हैं तो उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके द्वारा भी आप उपयोगिता अध्ययन का यह एक प्रकार होता है। लास्ट यहाँ पे पांचवा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वेक्षण। आप सर्वे के माध्यम से भी अपने यूजर्स को पहचानने का कार्य कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस और अवलोकन। मतलब शुरू शुरू में ही मैंने सभी चीजों को एक तरह से देखा जाए तो डिफाइन कर दिया गया है। ये विधि है जिसके माध्यम से आप अपने यूजर्स को जानने का कार्य करते हैं, जिसमें कि एक हो गया इंटरव्यू, दूसरा हो गया क्वेश्चनर, प्रश्नावली, थर्ड हो गया दैनिकी, और फोर्थ हो गया स्वयं द्वारा किया प्रेक्षण, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिफ्थ हो गया सर्वेक्षण, और सिक्स हो गया सांख्यिकी विश्लेषण, स्टेटिकल एनालिसिस, और लास्ट हो गया अवलोकन। इन सभी विधियों के द्वारा आप जो है अपने यूजर्स को जानने का कार्य करते हैं। तो अब हम लोग लाइब्रेरी इनिशिएशन, जिसको पुस्तकालय दीक्षा कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका
डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि जो दीक्षा होता है, इनिशिएशन जिसको कहा जाता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह किसी भी वस्तु का परिचय करना या उसके बारे में बताना होता है। पुस्तकालय शिक्षा से तात्पर्य पुस्तकालय संग्रह, पुस्तकालय विभाग, वर्गीकरण पद्धति, सूचीकरण और संलेख तथा पुस्तकालय के नियमों से परिचित कराना होता है। देखिए, लाइब्रेरी इनिशिएशन जो होता है, जैसा कि हम लोगों ने यूजर स्टडी के बारे में पढ़ा था, तो यूजर स्टडी से ही मिलता जुलता है शब्द है। और पुस्तकालय दीक्षा यानी लाइब्रेरी इनिशिएशन में भी हम लोग यूजर्स को अथवा पाठक जो होते हैं उसको हम लोग पुस्तकालय से परिचित करते हैं, पुस्तकालय शिक्षा से परिचय देते हैं, जिसमें पुस्तकालय के संग्रह के बारे में, पुस्तकालय के जो भी विभाग होते हैं, कई प्रकार के विभाग होते हैं, जैसे कि टेक्निकल सेक्शन होते हैं, मेंटेनेंस सेक्शन होते हैं, सर्कुलेशन सेक्शन होते हैं। इन सभी विभागों के बारे में भी आने वाले क्लास में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। और उसमें वर्गीकरण पद्धति, सूचीकरण पद्धति क्या होती है, फिर पुस्तकालय के क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी से पाठकों को जो परिचय दिया जाता है, परिचित कराया जाता है, उसे ही लाइब्रेरी इनिशिएशन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में डिफिनेशन करें तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे ये यहाँ देख सकते हैं कि लाइब्रेरी एजुकेशन रेफर्स टू एक्वाइंटिंग द रीडर्स विथ लाइब्रेरी कलेक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम और कैटलॉगिंग और डॉक्यूमेंटेशन एंड रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब कि इसी का ये हिंदी रूपांतरण है, जिसमें कहा गया है कि लाइब्रेरी एजुकेशन होता है जिसमें कि रीडर्स को लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से, लाइब्रेरी के कलेक्शन से अथवा क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैटलॉगिंग और डॉक्यूमेंटेशन तथा जो भी लाइब्रेरी के रूल्स होते हैं उससे अवगत कराया जाता है, उसी को लाइब्रेरी इनिशिएशन कहा जाता है। अगर हम लोग लाइब्रेरी इनिशिएशन के उद्देश्य की बात करें कि आखिरकार इनकी क्या उद्देश्य होती है, तो जो मैंने यूजर स्टडीज में पढ़ाया था वही उद्देश्य भी यहीं पे यहाँ भी कहीं ना कहीं लागू होता है, जिसमें कि है कि पुस्तकालय संग्रह से परिचित कराना, उसके विभाग से परिचित कराना, ठीक है, और वर्गीकरण पद्धति से परिचय कराना, जो कि हम लोगों ने अभी डिफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। और यह जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि जो पाठक होते हैं पुस्तकालय का, पाठक द्वारा पुस्तकालय का पुस्तकालय का सही उपयोग हो सके। तो इसी के लिए हम लोग पुस्तकालय दीक्षा देना अनिवार्य हो जाता है। और यह जो है इसके और भी लाभ हैं, इसके और लाभ में आ जाते हैं कि जो पाठक हैं वह जो भी वह पढ़ना चाहें वह स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके पुस्तकालय दीक्षा के उद्देश्य हैं। और पाठ्य सामग्री का समुचित व्यवस्थापन करना, जिससे कि पाठकों में इसके उपयोग में उत्साह पैदा हो, इसलिए भी पुस्तकालय इनिशिएशन का प्रयोग होता है। पुस्तकालय दीक्षा सभी को दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइड आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो डिजिटल डिवाइड भी आज के समय में बहुत बढ़ गया है। डिजिटल डिवाइड यह होता है कि कुछ तो डिजिटली साक्षर होते हैं और कुछ को जानकारी नहीं होते हैं। तो पुस्तकालय दीक्षा के माध्यम से वैसे यूजर्स जिसे डिजिटल जो इक्विपमेंट्स होते हैं चलाने में, उपयोग करने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसे इस शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, ताकि वे जो डिजिटल रूप में भी जो पाठ्य सामग्री है उसका उपयोग बखूबी कर सकें, ठीक है। और दीक्षा कार्यक्रम के पक्ष क्या है, तो इसका मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, जिसमें कि पहला है पुस्तकालय के विभिन्न विभाग से परिचय कराना। और सभी विभाग के बारे में मैं अगले जैसे जैसे क्लास आगे आएगा कौन से विभाग का क्या कार्य है, जैसे मेंटेनेंस सेक्शन में से सेल्फ रेक्टिफिकेशन हो जाता है, और स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है, जो फटे पुराने चीज होते हैं वीडिंग आउट हो जाता है, और जो मेंटेनेंस के लायक होता है उस सभी चीज़ों को मेंटेनेंस किया जाता है, पुस्तकों को दोबारा से बाइंडिंग किया जाता है, वो सब मेंटेनेंस सेक्शन में आता है। टेक्निकल सेक्शन में कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से किया जाता है, और सर्कुलेशन सेक्शन में पुस्तकों का आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से और भी सेक्शन बटे हुए हैं, जिसके बारे में जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारे सेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद है सेकेंड, संग्रह कक्ष से परिचय कराना, जैसे कि जो भी कलेक्शन रूम है, क्या आपके पुस्तकालय में कौन कौन से
संग्रह उपस्थित हैं वो सब चीज का परिचय कराना अनिवार्य हो जाता है। वर्गीकरण और व्यवस्थापन जैसा कि मैंने बताया। और चौथा हो गया सूचीकरण तथा प्रलेख कैटलॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सभी जानकारी पाठकों तक पहुंचाई जाती है। पांचवा हो गया लाइब्रेरी रूल्स, जो भी पुस्तकालय के नियम होते हैं, जैसे कि सेवा शुल्क क्या हो सकती है, ठीक है, सेवा शुल्क क्या होगी, विलम्ब शुल्क क्या होता है, ये सब पुस्तकालय के नियम होते हैं। और पुस्तक के आदान प्रदान के क्या नियम होते हैं, ठीक है, पुस्तक के आदान प्रदान के कौन कौन से नियम होते हैं वो सभी, अथवा पुस्तकों का जो है सही उपयोग के बारे में, पुस्तकों का सही उपयोग के बारे में जैसी बातें प्रमुख हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी इनिशिएशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी इस टर्म को समझे होंगे। इस क्लास में हम लोगों ने यूजर एजुकेशन, इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूजर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, यूजर स्टडी के बारे में पढ़ा, और लाइब्रेरी इनिशिएशन के बारे में पढ़ा। और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत सारे पांडुलिपियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर से पब्लिसिटी सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे लाइब्रेरी के बारे में, जैसे कि हम लोग खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर से सरस्वती महल लाइब्रेरी के पढ़ेंगे, राजा पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे, मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही कितने प्रकार के पांडुलिपियां होती हैं इसके बारे में भी अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। साथ में पांडुलिपियों का संरक्षण जो करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण होता है, जैसे कि एनएआई का निर्माण किया गया है, इंटेक का निर्माण किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आईजीएनसीए का निर्माण किया गया है, तथा नमामि NAMAMI नमामि हो गया। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को इतना प्यार देने के लिए, देखने के लिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको भटकने नहीं देगी यह जो चैनल है। और यह क्यूआर कोड के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप सभी चाहें तो हमें गिफ्ट स्वरूप क्योंकि यह क्लास बिल्कुल मुफ्त होती है, और अगर आपकी इच्छा हो, आपको क्लास अच्छी लग रही हो और लगता हो कि आपको इस क्लास से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा UPID extilo.samir.tera@ybl से आप गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप हमें कुछ धनराशि अथवा सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास को प्यार देने के लिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।